FF 32161 जू परिवार को बचाना। कुछ देर सोचने के बाद पवेलियन मास्टर जू ने कहा, अगर हम बड़ी घटनाओं की बात करें तो हाल ही में फैंगचेंग में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। डू फैंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, कुछ गंभीर नहीं। अगर यह फैंगचेंग में नहीं है तो आसपास के इलाकों का क्या? या ये कुछ ऐसा है जिसका व्यापक प्रभाव है? कुछ देर सोचने के बाद पवेलियन मास्टर जू ने कहा, फैंगचेंग के बारे में कुछ महीने पहले एक छोटी सी घटना घटी थी। मैंने सुना है कि उस कस्बे के कई बड़े परिवारों के बीच झगड़ा हुआ और वे एक दूसरे को मारने लगे, जिसमें काफी लोग मारे गए। डू फैंग चौंक गया। जियाओ चेन की स्थिति वाकई खराब थी। इसीलिए जू जिमू ने संदेश में अपनी चिंता व्यक्त की थी। दरअसल जियाओ चेन में आंतरिक कलह चल रही थी। जू परिवार की ताकत के आगे वांग और लिन परिवारों का मुकाबला करना नामुमकिन था। अगर वे इस आंतरिक कलह में खुद को बचाना चाहते थे तो वे सिर्फ एक खास परिवार पर ही निर्भर रह सकते थे, लेकिन इससे वे मोहरे बन जाते और लंबे समय तक दूसरों के नियंत्रण में रहते। यह वो स्थिति नहीं है जिसे जू परिवार देखना चाहता है। जू परिवार हमेशा से जियाओ चेन के प्रमुख परिवारों में स्वतंत्र होकर एक प्रभावशाली शक्ति बनने की ख्वाहिश रखता आया है। वर्षों के अथक परिश्रम के बाद आखिरकार उन्होंने ये सपना पूरा कर लिया है। भला वे अतीत में कैसे लौट सकते हैं? पवेलियन मास्टर जू ने पूछा, भाई फैंग ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं। मैं लंबे समय से सांसारिक मामलों से दूर रहा हूं, इसलिए मैं हाल की स्थिति के बारे में जानना चाहता था। मंडप के स्वामी जू ने हल्के से सिर हिलाया। इसी क्षण डू फैंग द्वारा अनुरोधित औषधीय जड़ी बूटियां लाई गई। डू फैंग ने थैली ली, उसकी जांच की और सब कुछ ठीक होने की पुष्टि करने के बाद स्पिरिट एसेंस पिल्स सौंप दी। फिर उन्होंने कहा, अब जब मामला सुलझ गया है, मैं फैंग अब चलता हूं। अपने निवास पर लौटकर डू फैंग गहरी सोच में डूब गया। उसने पवेलियन मास्टर जू से जाना कि इस कोने वाले शहर में आंतरिक कलह काफी गंभीर स्थिति तक पहुंच गई थी, जिसकी पुष्टि जू जिमू की जानकारी से भी हुई। चूंकि ऐसा है, तो क्या हमें जू जिमू के अनुरोध के अनुसार डू फैंग की जियाओ चेन वापस जाकर मदद करने की बात मान लेनी चाहिए? उस समय लू परिवार के आम समारोह में मैंने जू जिमू और उनकी बेटी के सामने व्यक्तिगत रूप से वादा किया था कि अगर मुझे समय मिला तो मैं जियाओ चेन वापस जाकर मदद करूंगा। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आज ही वो दिन होगा जब मुझे यह वादा पूरा करना होगा। चूंकि हमें जाना ही है, तो हमें जितनी जल्दी हो सके जाना चाहिए, नहीं तो अगर जियाओ चेंग में हालात फिर से बिगड़ गए तो बहुत देर हो जाएगी। वैसे जियाओ चेंग सिर्फ 800 मील दूर है। मेरे मौजूदा मध्यम स्तर के योद्धा के साथ मुझे वहां उड़ने में 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। जू जिमू की जानकारी 10 दिन पहले की थी और यह अनुमान लगाया गया था कि जियाओ चेंग में स्थिति पहले ही काफी गंभीर हो चुकी थी और इसे अब और टाला नहीं जा सकता था। इसलिए डू फैंग बाहर निकला और अपनी तलवार पर सवार होकर दक्षिण पूर्व दिशा में उड़ गया। 1 घंटे से अधिक समय बाद डू फैंग जियाओ चेंग के पश्चिमी द्वार के बाहर पहुंचा। उसने हवा से शू परिवार के निवास का पता लगाया और सीधे उनके आंगन में उतरा। जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, एक आध्यात्मिक शक्ति ने उसे स्कैन किया और उस पर टिक गई। तभी कई आकृतियां तेजी से वहां पहुंची। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान दी। ऐसा लग रहा था कि शू परिवार की सुरक्षा व्यवस्था पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई थी। उनके पास आध्यात्मिक चेतना से निगरानी करने की क्षमता भी थी और अप्रत्याशित परिस्थितियों में उनकी प्रतिक्रिया काफी तेज थी। उसकी ओर दौड़ते हुए लोग जल्दी ही डू फैंग के पास पहुंच गए। डू फैंग ने उन पर एक नजर डाली और महसूस किया कि वह उनमें से अधिकांश को नहीं पहचानता था, सिवाय जू परिवार के दूसरे युवा स्वामी जू बेई और जू परिवार के 5 पुत्रों में सबसे बड़े जू जिजिन के। जब वे पहली बार मिले थे, तब जू बेई ची शोधन के केवल 5वें स्तर पर थे। अब कई वर्षों बाद वे ची शोधन के 8वें स्तर पर पहुंच चुके हैं, जो प्रगति की एक उल्लेखनीय तीव्र गति है। दूसरी ओर जू जिजिन ची शोधन के 8वें स्तर से 9वें स्तर तक पहुंच चुके हैं। ऐसा अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों में जू परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ उन्होंने पर्याप्त संसाधन अर्जित किए हैं, जिससे जू परिवार के सदस्यों को इतनी तेजी से साधना करने में मदद मिली है। अन्य तीनों जू परिवार के अपेक्षाकृत युवा सदस्य थे और उनकी साधना का स्तर ची शोधन के 6ठे स्तर पर था, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाया। जब जू बेई वहां पहुंचे तो डू फैंग को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, एल्डर फैंग, ये सचमुच एल्डर फैंग है। फिर उन्होंने जू जिजिन से कहा, चाचा जी, ये सचमुच एल्डर फैंग है। ये बहुत अच्छी बात है। एल्डर फैंग के यहाँ होने से वे निश्चित रूप से हमारे जू परिवार को इस कठिनाई से उबरने में मदद करेंगे। जू जिजिन भी बहुत उत्साहित था और बोला, जैसा कि उम्मीद थी, एल्डर फैंग आ गए हैं। फिर डू फैंग की साधना का स्तर देखकर वह आश्चर्य से बोला,
एल्डर फैंग की साधना में फिर से सुधार हुआ है? डू फैंग ने हल्के से सिर हिलाया। इस समय जू बेई को एहसास हुआ कि डू फैंग की साधना मध्य स्तर के योद्धा तक पहुंच चुकी है। वो आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ और बोला, एल्डर फैंग, आपकी इस शानदार प्रगति पर आपको बहुत बहुत बधाई। ये हमारे जू परिवार के लिए भी खुशी का अवसर है। जल्दी से अपने कुल प्रमुख को सूचित करें कि एल्डर फैंग आ गए हैं। पास में मौजूद किसी ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ, और फिर दौड़ पड़ा। डू फैंग ने मुस्कुराते हुए जू जिजिन और जू बेई से कहा, कई साल हो गए जब हम आखिरी बार मिले थे। आपकी शक्ति में हुई इस उन्नति पर बधाई। जू जिजिन ने सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, एल्डर फैंग की बातों से मुझे शर्म आती है। जब हम पहली बार मिले थे तब आप ची शोधन के 9वें स्तर पर थे, मुझसे सिर्फ एक स्तर ऊपर। अब कई साल बीत चुके हैं और मैं सिर्फ एक स्तर ऊपर बढ़ा हूं, जबकि एल्डर फैंग ची शोधन के 9वें स्तर से मध्यवर्ती योद्धा के स्तर तक पहुंच गए हैं। मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी शक्ति में बहुत सुधार हुआ है? डू फैंग हंसते हुए बोला, एल्डर जू की साधना को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे क्यू शोधन के 9वें स्तर के शिखर पर पहुंच चुके हैं। ऐसा लगता है कि वे योद्धा स्तर में प्रवेश करने का प्रयास भी कर सकते हैं। जू बेई ने बीच में कहा, एल्डर फैंग सही कह रहे हैं। मेरे चाचा कुछ ही दिनों में प्रारंभिक योद्धा स्तर तक पहुंचने के लिए पूरी कोशिश करने की योजना बना रहे हैं। जू जिजिन ने कहा, इस बारे में बाहर बात न करें, चलिए अंदर चलते हैं और कुल प्रमुख से मिलते हैं। उन्हें वास्तव में उम्मीद है कि एल्डर फैंग समय रहते जू परिवार की सहायता के लिए आ सकेंगे और जू परिवार को इस संकट से बचा सकेंगे। डू फैंग ने उलझन में पूछा, मैं आज ही एकांतवास से लौटा हूं और पाया कि कुल प्रमुख ने मुझे 10 दिन पहले एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि जियाओ शहर में हाल ही में हालात ठीक नहीं है और जू परिवार मुसीबत में है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा था। मैंने छानबीन की तो पता चला कि जियाओ शहर में आंतरिक कलह और कई प्रमुख परिवारों के बीच संघर्ष चल रहा है, लेकिन मुझे अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। अब एल्डर जू कह रहे हैं कि जू परिवार खतरे में है। मुझे नहीं पता कि यह बात कहां से आई है। जैसे ही जू जिजिन डू फैंग को आगे ले गया, उसने कहा, यह एक लंबी कहानी है। लू परिवार के युद्ध सेनापति समारोह के बाद से जियाओ शहर में एक संकट उभरना शुरू हो गया है। लिन परिवार जियाओ शहर के नंबर 1 परिवार का खिताब वान परिवार के हाथों से जाने देना नहीं चाहता और वे इस रैंकिंग को वापस पाने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने गुप्त रूप से योद्धा क्षेत्र के कई साधकों को भर्ती किया है, उनसे वान परिवार से निपटने में मदद करने के लिए कहा है और मामले के निपटारे के बाद उन्हें एक बड़ा इनाम देने का वादा किया है। डू फैंग ने पूछा, मुझे याद है कि वान परिवार में एक बुजुर्ग है जो उच्च कोटि के योद्धा है, जबकि वह बूढ़ा लिन तो मर चुका है। अगर लिन परिवार को योद्धा स्तर का सहायक मिल भी जाए तो भी वे वान परिवार के नंबर 1 विशेषज्ञ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, है ना? जू जिजिन ने सिर हिलाते हुए कहा, एल्डर फैंग, शायद आपको ये पता न हो, लेकिन लिन परिवार को 2 मध्यस्तरीय योद्धा और 3 प्रारंभिक स्तर के योद्धा मदद के लिए मिल गए हैं। लिन यीशान और लिन दाइशान भाइयों के अलावा लिन परिवार में अब 4 कुशल मध्यस्तरीय योद्धा हैं। कुछ दिन पहले लिन परिवार के एक और सदस्य ने प्रारंभिक स्तर के योद्धा का दर्जा प्राप्त कर लिया है, इसलिए लिन परिवार में कुल 5 प्रारंभिक स्तर के योद्धा हो गए हैं। जू परिवार का खतरा। जू जिजिन, जू बेई और डू फैंग बैठक कक्ष में दाखिल हुए, जहां उन्होंने जू जिमू को पहले से ही बैठे हुए पाया। उनके बगल में उनके पिता जू तियानबियाओ थे और जू परिवार के कई अन्य सदस्य नीचे बैठे थे। जैसे ही डू फैंग ने हॉल में प्रवेश किया, जू जिमू उनका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। उनका चेहरा खुशी से चमक रहा था। उन्होंने कहा, भाई फैंग, आखिरकार आप आ ही गए। मुझे पता था कि आप जू परिवार की मदद के लिए जरूर आएंगे। आइए आइए भाई फैंग, कृपया बैठिए। जू जिमू का आतिथ्य सत्कार अद्भुत था। हॉल में मौजूद जू परिवार के अन्य सदस्यों के चेहरे पर भी खुशी के भाव थे। वे डू फैंग से अच्छी तरह परिचित थे। जियाओ चेंग उन्नति प्रतियोगिता में उन्होंने एक शुरुआती स्तर के योद्धा के रूप में एक मध्यम स्तर के योद्धा को हराया था, जिससे उनका प्रदर्शन शानदार रहा और जू परिवार 5वां सबसे बड़ा परिवार बन गया। हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के खिलाफ युद्ध में उन्होंने हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के 4 नायकों में से एक मध्यम स्तर के योद्धा जियान हे को मार गिराया था। उनकी युद्ध शक्ति अत्यंत प्रबल थी। डू फैंग की मदद से जू परिवार की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। जू तियानबियाओ अचानक हैरान होकर देखने लगा, फिर आश्चर्य से पूछा, भाई फैंग मध्यवर्ती स्तर पर पहुंच गए हैं? उसने अभी अभी अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से जांच की थी और पाया था कि डू फैंग वास्तव में एक मध्य स्तरीय योद्धा था, जिससे वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ था। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। हालांकि जू जिमू को पता था कि लू परिवार के उत्सव में डू फैंग की साधना में प्रगति हुई थी, लेकिन उसने परिवार में किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था, इसलिए वे सभी इससे अनजान थे।
डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, सिर हिलाया और कहा, हमारी मुलाकात को कई साल हो गए हैं। एल्डर जू, आप में अभी भी वही पुराना आकर्षण है। मैंने साधना में कभी कभार ही प्रगति की है और औषधियों की मदद से सौभाग्यवश मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच पाया हूं। डू फैंग ने अपनी साधना में हुई प्रगति के बारे में बहुत ही विनम्रता दिखाए। हॉल के शीर्ष पर बैठे जू तियानबियाओ भी खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, भाई फैंग वापस आ गए हैं। जू परिवार की ओर से मैं भाई फैंग को इस भव्य अवसर के लिए धन्यवाद देता हूँ। डू फैंग ने जू तियानबियाओ को थोड़ा झुककर प्रणाम किया और कहा, प्रणाम वरिष्ठ। जू परिवार ने मुझ पर कृपा की है। अब जब जू परिवार संकट में है तो उनकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपकी कृतज्ञता के योग्य नहीं हूँ। जू तियानबियाओ मुस्कुराई और हल्के से सिर हिलाया। वो डू फैंग के प्रदर्शन से काफी संतुष्ट थी। डू फैंग को बैठने के लिए आमंत्रित करने के बाद जू जिमू ने खुशी से कहा, भाई फैंग का इस समय मेरे जू परिवार में आना बहुत ही सही समय पर हुआ है, क्योंकि जू परिवार इस समय अस्तित्व के नाजुक मोड़ पर है। डू फैंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर कहा, आपका क्या मतलब है? मुझे तो बस इतना पता है कि जियाओ शहर में अफरा तफरी मची हुई है। एल्डर जू ने अभी अभी कहा कि लिन और वान परिवार आपस में लड़ रहे हैं। कृपया कुल प्रमुख पूरी स्थिति विस्तार से समझाएं। जू जिमू चिंता से भरे चेहरे के साथ अपनी सीट पर लौट आए। उन्होंने कहा, लिन और वान परिवार एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। दोनों परिवारों ने कई साधना कुलों को इकट्ठा कर लिया है और दोनों पक्ष लगातार युद्ध में उलझे रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप जियाओ शहर के साधकों में कई मौतें और चोटें हुई हैं। असल में स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के साथ युद्ध के बाद जियाओ शहर की समग्र शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। लगभग 10 वर्षों के सुधार के बाद यह अभी थोड़ा ही उबर पाई है। अब जब लिन और वान परिवार इस तरह की परेशानी खड़ी कर रहे हैं तो जियाओ शहर इसे और कैसे सहन कर पाएगा? डू फैंग ने पूछा, लिन और वान परिवारों ने किन किन परिवारों को एकजुट किया है? जू जिमू ने कहा, लिन परिवार ने झाओ परिवार, ओयान परिवार, जिन परिवार और झो परिवार को एक साथ लाकर एक सेना बनाई है, जबकि वान परिवार ने ली परिवार, झांग परिवार, तियान परिवार, चेन परिवार और हुआन परिवार के साथ गठबंधन करके लिन परिवार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। डू फैंग ने भौहें चढ़ाकर उलझन में पूछा, जियाओ शहर के 12 साधना परिवारों में से जू परिवार के अलावा बाकी 11 दो गुटों में बंटे हुए हैं। जू परिवार क्या विकल्प चुनेगा? जू जिमू ने आह भरी और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लिन और वान दोनों परिवारों ने जू परिवार के पास हमें अपने साथ मिलाने के लिए लोग भेजे हैं और दोनों ने हमें फायदे का वादा किया है। वो यहाँ थोड़ा रुका और बोला, हालांकि मैं तरह तरह के बहाने बनाकर टालमटोल करता रहा और सहमत नहीं हुआ। ऊपर से तो मैं चुप रहता हूँ, लेकिन असल में मैंने दोनों पक्षों को नाराज कर दिया है। अब मैं और देर नहीं कर सकता। दोनों परिवारों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि हम 3 महीने के अंदर फैसला करें, वरना वे जू परिवार को बर्बाद कर देंगे। वे हमें चुपचाप बैठकर शेरों की लड़ाई देखने नहीं देंगे, या यूं कहें कि वे हमें फायदा नहीं उठाने देना चाहते। वे जू परिवार को इसमें घसीटने पर तुले हुए हैं। डू फैंग ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, अरे, कौन शू परिवार को बर्बाद करना चाहता है? शू परिवार ने मेरे प्रति बहुत दयालुता दिखाई है और मैं कभी किसी को उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। कुल प्रमुख कृपया निश्चिंत रहें, मैं शू परिवार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। दोनों परिवारों के बीच अंतिम समझौते में कितना समय लगेगा? जू जिमू ने कहा, अभी 1.5 महीना बाकी है। 1.5 महीना? कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर कबीले का मुखिया मुझ पर भरोसा करता है तो मैं इस मामले को संभाल लूंगा। कैसा रहेगा? डू फैंग ने थोड़ी राहत महसूस करते हुए कहा। वान परिवार की बात करें तो हालांकि उनके पास एक वरिष्ठ योद्धा है जो उच्च कोटि के योद्धा है, लेकिन उनके पास केवल एक मध्य स्तर का योद्धा है, कुल प्रमुख वांग ची, और 3 निम्न स्तर के योद्धा है। दोनों परिवार लगभग बराबर शक्ति के हैं, किसी भी पक्ष को स्पष्ट बढ़त नहीं है। यही कारण है कि वे गतिरोध में फंसे हुए हैं। जू जिमू मुस्कुराते हुए बोले, अगर मेरे जू परिवार को भाई फैंग पर भरोसा नहीं होता तो हम दूर से आपकी सहायता के लिए संदेश क्यों भेजते? ठीक है, दोनों परिवारों के बीच संचार का यह मामला पूरी तरह से भाई फैंग संभालेंगे। चाहे आपको जनशक्ति की आवश्यकता हो या औषधियों और जादुई कलाकृतियों की, बस पूछिए, जू परिवार आपकी आवश्यकता पूरी करेगा। ये सुनकर कि डू फैंग ने ये जिम्मेदारी ले ली है, जू जिमू अत्यंत प्रसन्न हुआ। डू फैंग अब एक मध्यम स्तर का योद्धा था और उसकी युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। वो उस समय भी मध्यम स्तर के योद्धाओं को मार सकता था, इसलिए उच्च स्तर के योद्धाओं से लड़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। डू फैंग की मदद से जू जिमू को पूरा विश्वास था कि जू परिवार इस कठिनाई को पार कर लेगा। डू फैंग मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए बोला, किसी औषधि, जादुई वस्तु या बड़ी संख्या में लोगों की आवश्यकता नहीं है।
एक बार यह मामला सुलझ जाए तो मैं कुल प्रमुख को सूचना दूंगा। कुल प्रमुख, आप निश्चिंत रहें। जू जिमू ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए डू फैंग के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। डू फैंग ने हॉल में चारों ओर नजर घुमाई और देखा कि जू लिंग, जू जी और जू परिवार के अन्य उच्च पदस्थ सदस्य उपस्थित थे। अचानक वो भौहें चढ़ाकर पीछे मुड़ा और पूछा, एल्डर काओ यहाँ क्यों नहीं है? ये सुनकर हॉल में पहले से ही प्रसन्न और उत्साहित भीड़ एकदम शांत हो गई। उनके चेहरे उदास हो गए। डू फैंग अचंभित रह गया। उसने सभी को उलझन भरी निगाहों से देखा और अंत में अपनी निगाहें जू जिमू की ओर घुमाई और उसके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करने लगा। जू जिमू ने आह भरते हुए कहा, काओ यिन कुछ दिन पहले चुपके से जू परिवार छोड़कर वान परिवार में शरण लेने चली गई। काओ यिन एल्डर काओ का नाम था। जू जिमू के बोलते ही हॉल में मौजूद सभी लोग बेहद गुस्से में थे। जाहिर है ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने इसके बारे में सुना था, लेकिन जू जिमू द्वारा इस समय फिर से इसका जिक्र करने पर जू परिवार के सदस्य और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। डू फैंग ने भौहें चढ़ा ली। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और वह दहाड़ा, हम ऐसे लोग भी होते हैं। ये कायर हैं और अहम मौकों पर अपनी ड्यूटी छोड़कर भाग जाते हैं। बिल्कुल नीच। ये मरने के लायक है। जू बेई ने गुस्से से कहा, बिल्कुल सही। ये काओ नाम का आदमी जब पहली बार हमारे जू परिवार में आया था तो उसकी किस्मत बहुत खराब थी। अगर हमारे जू परिवार ने उसे अपने यहाँ जगह न दी होती और उसे बड़े बुजुर्ग की तरह न माना होता तो वह जियाओ चेंग में इतना प्रतिष्ठित जीवन कैसे जी रहा होता। हमने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन अब जब जू परिवार मुसीबत में है तो वह न केवल मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि वह हमें छोड़कर दुश्मन के खेमे में शामिल हो गया है। कितना नीच आदमी है। ये शर्म की बात है कि हमने उस समय उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। डू फैंग का चेहरा भी गुस्से से लाल हो गया था। उसने मन ही मन काओ यिन को मारने का मौका ढूंढने का निश्चय कर लिया। इस वेबसाइट का यूआरएल बदल गया है। इसे याद रखने का आसान तरीका .com अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वान परिवार में गुप्त रूप से घुसपैठ करके काओ यिन को मारना मुश्किल होगा। आखिर वान परिवार के उच्च स्तरीय योद्धा अभी भी मौजूद थे। उच्च स्तरीय जादुई हथियारों का उपयोग किए बिना शायद वो उसे हरा नहीं पाएगा। हालांकि एक बार उच्च स्तरीय जादुई हथियारों का उपयोग करने पर पूरे शहर को पता चल जाएगा, जिससे अनगिनत लोगों की लालसा बढ़ जाएगी, जो फिर भी कुछ हद तक जोखिम भरा था। इसलिए वान परिवार के ग्रैंड एल्डर की अनुपस्थिति में ही काओ यिन को मारा जा सकता है। हालांकि काओ यिन संभवतः वान परिवार के परिसर में ही छिपा रहेगा, सार्वजनिक रूप से प्रकट होने से डरता रहेगा। उसे शू परिवार से भी प्रतिशोध का डर है और वो तभी सामने आएगा जब वांग और लिन परिवार शू परिवार से निपट लेंगे। हम बाद में कोई उपाय सोचेंगे। डू फैंग ने ठंडे स्वर में कहा, इस काओ यिन को मेरी तलवार से ही मारना होगा। वैसे उसकी वर्तमान साधना का स्तर क्या है? क्या वो योद्धा क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है? जू जिमू के चेहरे पर अब भी गुस्सा झलक रहा था। उसने गुस्से से कहा, यह व्यक्ति अभी अभी योद्धा बनने की शुरुआती अवस्था में है, इसीलिए वान परिवार ने इसे स्वीकार किया है, वरना 9वें स्तर की ऊर्जा परिष्करण शक्ति के साथ वान परिवार इसे नजरअंदाज कर देता। उन्होंने आह भरते हुए कहा, काओ यिन साधना में काफी प्रतिभाशाली है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका स्वभाव खराब है। अगर उसने शू परिवार को नहीं छोड़ा होता और भाई फैंग हमारे साथ जुड़ गया होता तो हमारी शक्ति में काफी वृद्धि हुई होती और हम जियाओ शहर के साधना परिवारों में दूसरे स्थान पर आ सकते थे। डू फैंग ने हॉल में मौजूद लोगों पर एक नजर फिर डाली। जू जिमू और उनके बेटे के अलावा एक और साधक था जो अभी शुरुआती योद्धा था। यह व्यक्ति बिल्कुल अपरिचित लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसे पहले कभी नहीं देखा हो। वो जू परिवार द्वारा गुप्त रूप से छिपाए गए 3 उच्च स्तरीय जी शोधन कौशल वाले कुल के सदस्यों में से एक होना चाहिए। डू फैंग की निगाह उस कबीले के सदस्य पर टिकी देखकर जू जिमू ने मुस्कुराते हुए तुरंत परिचय कराया, एल्डर फैंग, यह मेरे जू परिवार के नव पदोन्नत योद्धा क्षेत्र के एल्डर है, मेरे दूसरे चाचा। उस बूढ़े व्यक्ति ने डू फैंग को हल्के से सिर हिलाकर अपना परिचय दिया, मैं जू तियानलिन हूँ। डू फैंग ने सिर हिलाया, झुककर उनका अभिवादन किया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 10 वर्षों में जू परिवार ने कई प्रतिभाशाली लोगों को जन्म दिया है। परिवार के मुखिया वाकई एक सक्षम नेता है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मुझे लगता है कि कुछ दशकों में जियाओ चेंग का नंबर 1 परिवार जू परिवार ही होगा। जू जिमू मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोले, एल्डर फैंग, आप मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। ये सब एल्डर फैंग के उस समय के अमूल्य योगदान और समर्थन का ही परिणाम है। जियाओ शहर में 5वें सबसे बड़े परिवार के रूप में स्थान पाने और बाद में 4थे सबसे बड़े परिवार बनने के कारण ही हमें इतना लाभ मिला। इससे मेरे जू परिवार के कई सदस्यों की साधना में सहायता मिली और उनकी साधना में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ।
भाई फेंग ने जू परिवार के लिए अमूल्य योगदान दिया है। डू फेंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और शांत भाव से कहा, कुलपति, आप बहुत ही विनम्र हैं। काओ यिन का मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। जू जिमू ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है भाई फेंग, आप इसे पूरी तरह संभाल सकते हैं। वैसे भाई फेंग, आप यात्रा से थक गए होंगे, पहले आराम कर लीजिए, आपकी जगह अभी भी आपके लिए आरक्षित है। जू तियानबियाओ, जू जिमू और अन्य लोगों को विदाई देने के बाद डू फेंग आराम करने के लिए अपने कमरे में लौट आया और काओ यिन को मारने की योजना पर विचार करने लगा। बहुत सोचने के बाद भी उसे कोई कारगर योजना नहीं सूझी, इसलिए उसने इसे फिलहाल टालने और बाद में इस पर विचार करने का फैसला किया। इसलिए डू फेंग जू परिवार के निवास पर ही रहे। जब उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं होता था तो वे कभी कभी जू परिवार के शिष्यों को उनकी साधना में मार्गदर्शन करते थे, लेकिन ज्यादातर समय वे अपनी शांत साधना में लीन रहते थे। लगभग 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया। इस दिन डू फेंग ने गुप्त रूप से वान परिवार में घुसपैठ करने और जांच करने का फैसला किया और यदि संभव हो तो काओ यिन को मारने का अवसर तलाशने का निश्चय किया। देर रात डू फेंग चुपचाप जू परिवार के निवास से निकला, दिशा की पहचान की और वान परिवार के परिसर की ओर तेजी से बढ़ गया। जियाओ चेंग पूर्व से पश्चिम तक लगभग 30 ली चौड़ा और उत्तर से दक्षिण तक 40 ली लंबा है। इसकी आबादी 200,000 से अधिक है, जिनमें से कई हजार किसान हैं। यहाँ 12 प्रमुख किसान परिवार हैं, साथ ही बड़ी संख्या में स्वतंत्र किसान और छोटे परिवार भी हैं। जू परिवार जियाओ चेन के उत्तर पूर्व में स्थित था, जबकि वान परिवार का महल शहर के दक्षिण में जू परिवार से 10 मील से अधिक दूर था। हालांकि योद्धा क्षेत्र के साधक के लिए ये दूरी कोई मायने नहीं रखती थी और डू फेंग जल्दी ही वान परिवार के महल के बाहरी इलाके में पहुंच गया। वान परिवार का परिसर 400 झांग से अधिक चौड़ाई और 300 झांग से अधिक गहराई में फैला हुआ है, जो लगभग 2000 म्यू के विशाल क्षेत्र को कवर करता है। ये जू परिवार के निवास से कई गुना बड़ा है। वास्तव में जियाओ चेन का दूसरा सबसे बड़ा परिवार होने के योग्य और अब सबसे बड़ा, उनकी उपस्थिति असाधारण है। डू फेंग ने मन ही मन उनकी प्रशंसा की। काओ यिन को यहाँ ढूंढना आसान काम नहीं है। आखिरकार वान परिवार के उच्च पदस्थ योद्धाओं की उपस्थिति में डू फेंग स्वतंत्र रूप से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके जांच नहीं कर सकता, अन्यथा वो शीघ्र ही पकड़ा जाएगा और उनका ध्यान आकर्षित कर लेगा। इसलिए उसने सावधानीपूर्वक एक एक करके हर क्षेत्र का जायजा लिया। वान परिवार की इमारतों की बनावट का जायजा लेने के बाद डू फेंग ने एक दिशा चुनी और चुपके से अंदर घुस गया। उसकी मध्यम स्तर की योद्धा साधना के कारण यदि वह सावधान रहता और अपनी उपस्थिति को यथासंभव छुपाए रखता तो उसे ढूंढना मुश्किल होता, जब तक कि कोई विशेष रूप से उसकी तलाश न कर रहा हो। यह वो इलाका था जहां वान परिवार के कई सदस्य विश्राम करते थे, इसलिए डू फेंग ने यहीं से अपनी जांच शुरू करने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक चेतना का विस्तार किया, जो केवल कुछ ही फीट के दायरे में थी। जांच करते समय वो बहुत सतर्क था, क्योंकि काओ यिन भी एक योद्धा स्तर की साधिका थी। इसलिए डू फेंग ने ची शोधन स्तर की साधिका की किसी भी आभा को अनदेखा कर दिया। आधे घंटे बाद डू फेंग ने पूरे इलाके की छानबीन कर ली, लेकिन उसे योद्धा स्तर के साधकों का कोई सुराग नहीं मिला। सभी साधक ची शोधन चरण के शिष्य थे। ऐसा प्रतीत होता है कि योद्धा स्तर के विशेषज्ञों के अपने अलग निवास स्थान होंगे। उसकी आकृति धीरे से उठी और दर्जनों फीट ऊपर हवा में फैल गई, ताकि वह वान परिवार के परिसर के पूरे लेआउट का फिर से बारीकी से अवलोकन कर सके। कुछ क्षण सोचने के बाद डू फेंग ने दिशा बदल दी और चुपचाप वान परिवार के परिसर के उत्तर पश्चिमी कोने की ओर बढ़ा। इस उत्तर पश्चिमी कोने में ज्यादा इमारतें नहीं थीं, लेकिन अंधेरे में उन्हें धुंधला सा देखा जा सकता था। ये इमारतें बेहद खूबसूरत थीं और दूर दूर बनी हुई थीं। संभवतः ये कुछ योद्धा स्तर के साधकों का निवास स्थान था। डू फेंग और भी सतर्क हो गया। उसने अपनी आभा को और भी गहराई से छिपा लिया, मानो वो केवल ची शोधन स्तर की शक्ति वाला व्यक्ति हो। जैसे ही वो उस क्षेत्र के पास पहुंचा, उसने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक चेतना का प्रसार किया। इस इलाके में सिर्फ 7 इमारतें थीं, जिनमें से सबसे ऊंची इमारत 5 मंजिला से ज्यादा ऊंची नहीं थी। पहले वे काफी दूर थीं और रात का समय था, इसलिए वे साफ दिखाई नहीं दे रही थीं। अब जब वे करीब आ गईं, तो डू फेंग ने महसूस किया कि अंधेरे में भी ये महल जैसी इमारतें बेहद भव्य लग रही थीं। धुंधली रोशनी में पहाड़ों और पानी के किनारे बसे हुए मंडप और मीनारें धुंधली सी दिखाई दे रही थीं, जिनकी दीवारें सफेद जैड पत्थर की और छतें चमकदार टाइलों की थीं, और फूल, पेड़ और झाड़ियां एक मनमोहक, क्रमबद्ध तरीके से सजी हुई थीं। दिन के समय देखने पर यह दृश्य और भी अधिक आकर्षक होता। हालांकि डू फेंग को इस खूबसूरत रात्रि दृश्य को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित की और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से सावधानीपूर्वक उस क्षेत्र का अन्वेषण करना शुरू किया। डू फैंग के सबसे नजदीक स्थित मंडप केवल 3 मंजिला था, जिसकी ऊंचाई 7 झांग से ज्यादा नहीं थी और परिधि 20 झांग थी। रात में अंदर से हल्की रोशनी आती थी, जिससे वो आरामदायक और आकर्षक लगता था। इस साइट का नया यूआरएल है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। हालांकि डू फैंग को वह मंडप खतरनाक लगता था। उसने कुछ पल सोचा, लेकिन फिर भी मंडप की छानबीन करने की इच्छा को दबा लिया। उसने अपनी अंतरात्मा पर भरोसा किया, भले ही वो तर्कहीन थी। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि मंडप में कोई खतरनाक व्यक्ति है, शायद वान परिवार का पूर्वज, एक उच्च कोटि का योद्धा। 3 मंजिला मंडप को चुपचाप पार करते हुए डू फैंग दूसरे मंडप में पहुंचा। उसने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का विस्तार किया और पूरे मंडप के अंदर की स्थिति का सावधानीपूर्वक और बारीकी से जायजा लिया। अटारी में एक नौसिखिया योद्धा की आभा व्याप्त थी, साथ ही कई चिशोधन शिष्यों की आभा भी। इस नौसिखिया योद्धा की आभा काओ यिन की आभा से बिल्कुल अलग और अपरिचित सी लग रही थी। हालांकि डू फैंग का काओ यिन से ज्यादा संपर्क नहीं था, फिर भी सीमित मुलाकातों के दौरान उसे काओ यिन की आभा का कुछ आभास हुआ था। इस मंडप में मौजूद नवोदित योद्धा की आभा उसके पहले के आभास से स्पष्ट रूप से भिन्न थी, इसलिए वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अंदर काओ यिन नहीं थी। चुपचाप पीछे हटते हुए वो अगली इमारत की ओर बढ़ा। उसने 2 और इमारतों की जांच की, लेकिन किसी में भी काओ यिन नहीं मिला। हालांकि डू फैंग थोड़ा चिंतित था, फिर भी वो शांत रहा। अभी भी 3 इमारतें तलाशी के लिए बची थीं। अगर वो उसे आज रात नहीं ढूंढ पाया, तो वो कल रात तलाशी जारी रखेगा। 10 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली 5वीं इमारत एक भव्य 5 मंजिला मंडप थी। जैसे ही डू फैंग इमारत के पास पहुंचा, उसने धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक चेतना को पहली मंजिल की ओर बढ़ाया और धीरे धीरे अपनी खोज की दूरी बढ़ाई। पहली मंजिल पर एक बड़ा हॉल है और कई अन्य कमरे भी हैं, लेकिन वे सभी खाली हैं। दूसरी मंजिल भी बैठक स्थल जैसी लग रही थी, साथ ही विश्राम और मनोरंजन क्षेत्र भी थे, जिनमें कई कमरों में युवा और सुंदर महिलाएं ठहरी हुई थीं। डू फैंग ने भौहें चढ़ाकर तीसरी मंजिल की छानबीन शुरू की। जैसे ही डू फैंग ने अपनी आध्यात्मिक चेतना से तीसरे स्तर की खोज शुरू की, उसे एक परिचित आभा का आभास हुआ। अत्यंत प्रसन्न होकर डू फैंग ने अपनी आध्यात्मिक चेतना से उस आभा को पकड़ लिया और उछलकर सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ा। डू फैंग के लिए 100 फीट से भी कम की दूरी कुछ ही सांसों का मामला था, और वो जल्दी से उस कमरे के बाहर पहुंच गया जहां आभा मौजूद थी। कमरे के अंदर एक लंबा व्यक्ति चुपचाप जमीन पर बैठा था। आंखें थोड़ी बंद थीं, हाथ मुद्रा में थे, गहरी ध्यान मुद्रा में। अचानक उसके शरीर में एक अजीब सी कपकपी दौड़ गई और उसे मृत्यु का आभास हुआ। घबराकर उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया, अपने पूरे शरीर को रक्षा के लिए तैयार किया। उसी समय वो चिल्लाया, वहां कौन है, और जमीन से उछलकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। डू फैंग ने अब पुष्टि कर ली थी कि कमरे के अंदर मौजूद व्यक्ति वास्तव में काओ यिन ही था। उसने वान परिवार में घुसपैठ करके लंबे समय से उस पर नजर रखी थी और आखिरकार उसे ढूंढ निकाला था। अब जब उसने उसे ढूंढ लिया था, तो काओ यिन को दोबारा भागने देने का कोई रास्ता नहीं था। डू फैंग ने व्यंग्य करते हुए कहा, वही जो तुम्हारी जान लेगा। उसी समय उसके हाथ में एक मध्यम श्रेणी की जादुई तलवार प्रकट हुई और उसने एक दिव्य जाल तकनीक का प्रयोग किया, जिससे कमरे से भागने की कोशिश कर रहे काओ यिन को सैकड़ों तलवारों की छाया में पल भर में जकड़ लिया। उसका पीछा करने वाला व्यक्ति भी दरवाजा तोड़कर काओ यिन के सामने आ गया। नए व्यक्ति को पहचानते ही काओ यिन चौंक गया। आप है एल्डर फैंग, काओ यिन ने अचानक कहा, और इस तरह उसने जू परिवार में डू फैंग की स्थिति का जिक्र किया। मैं फैंग तुम्हारी जान लूंगा, डू फैंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। उसी समय उसने स्वर्ग और पृथ्वी तलवार तकनीक का दूसरा वार, अंधकार और अराजकता, चलाया और एक धुंधली धूसर रोशनी निकली। जैसे ही डू फैंग आगे बढ़ा, ये धुंधली कोहरा तेजी से उसके केंद्र से फैल गई और पलक झपकते ही काओ यिन को घेर लिया। उसी समय काओ यिन के कानों में हवा और गरज की धीमी गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज उठी। काओ यिन तलवार की रोशनी के उस अभेद्य जाल में फंस चुका था जिससे निकलना असंभव था। हालांकि यह जाल उसे थोड़े समय के लिए ही जकड़ सकता था, लेकिन इस समय उसके लिए इतना ही काफी था। इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, डू फैंग का दूसरा वार आ चुका था। डू फैंग जानता था कि यहाँ की हलचल जल्द ही वान परिवार की नजर में आ जाएगी और उनकी अतिरिक्त सेना तुरंत पहुंच जाएगी। विशेष रूप से पहले मंडप से एक खतरनाक आभा निकल रही थी। हालांकि वो डरा हुआ नहीं था, फिर भी बहुत अधिक हलचल मचाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे काम जल्दी से पूरा करना था। इसलिए काओ यिन से सामना होते ही डू फैंग ने तुरंत उसे जल्द से जल्द जान से मारने का घातक हमला किया।
स्वर्ग और पृथ्वी अंधकार में नामक दूसरे हमले का प्रयोग करने के बाद डू फैंग ने काओ यिन की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना एक और मध्यम श्रेणी का जादुई हथियार तेजी से घुमाते हुए काओ यिन की ओर क्षैतिज रूप से वार किया। उस अभेद्य जाल में फंसे काओ यिन चौंकते ही तेजी से हरकत में आए और तुरंत अपनी जादुई वस्तु, एक चांदी की अंगूठी, को प्रकट किया। उन्होंने दोनों हाथों से उसे बार बार घुमाया और तलवार के जाल को तोड़ने के लिए एक भयंकर और निर्मम हमला किया। हालांकि इसी क्षण अंधेरा छा गया और काओ यिन का भयंकर हमला आसपास के धूसर कोहरे में प्रवेश करते ही तुरंत गायब हो गया, मानो वो बिना किसी निशान के समुद्र में विलीन हो गया हो। काओ यिन के आश्चर्यचकित होने से पहले ही उसने महसूस किया कि दुनिया अंधेरी हो गई है, सब कुछ धुंधला और अस्पष्ट हो गया है। उसकी आंखें स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही है और उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां आसपास की स्थिति को महसूस नहीं कर पा रही है। इसी क्षण डू फैंग की आध्यात्मिक तलवार एक मोहक प्रकाश बिखेरते हुए चुपचाप पहुंची और काओ यिन की कमर पर वार किया। काओ यिन को अचानक अपनी आंखों के सामने एक तेज रोशनी का एहसास हुआ। पलक झपकते ही एक चमकदार तलवार की किरण उसकी ओर आ गई। फिर उसे अपने पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो खून बह रहा था। काओ यिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी जल्दी हार गया। वह एक शुरुआती स्तर का योद्धा था और केवल एक उच्च स्तर का योद्धा ही उसे पल भर में मार सकता था। डू फैंग के पास इतनी शक्तिशाली साधना शक्ति होना असंभव था। वो पल भर में ही पराजित हो गया, बुरी तरह से, यहां तक कि अपनी जान भी गंवा बैठा। क्या वो मरने वाला था? उसे विश्वास नहीं हो रहा था और वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसने अभी अभी योद्धा क्षेत्र में प्रवेश किया था और उसकी उम्र केवल 40 वर्ष थी। उसके पास कम से कम 140 या 150 वर्ष का जीवन शेष था। शायद भविष्य में वह और भी उच्च स्तर प्राप्त कर ले और योद्धा सेनापति क्षेत्र का साधक बनकर 500 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। उसके अभी भी कई सपने पूरे करने बाकी थे, कई लंबी यात्राएं करनी थी और कई खूबसूरत दिन बिताने बाकी थे। वो मरना नहीं चाहता था, लेकिन क्या उसका सपना चकनाचूर होने वाला था? क्या वो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ने वाला था? वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से काओ यिन ने अपना सिर उठाया और क्रोध और दुख से भरी निगाहों से डू फैंग को देखा। उसने अपने बाएं हाथ से अपने पेट के निचले हिस्से को पकड़ा और धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाकर डू फैंग की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने सचमुच मुझे मार डाला। नहीं, यह असंभव है, यह असंभव है। डू फैंग ने ठंडी निगाहों से काओ यिन को देखा। क्या असंभव है? क्या मेरी साधना तुम्हें मारने के लिए अपर्याप्त है? या तुम्हें लगता है कि वांग परिवार में छिपकर और वहीं रहकर कोई तुम्हें मार नहीं सकता? उफ, तुमने खुद ही ये मुसीबत मोल ली है। उसने तुरंत अपनी तलवार म्यान में रख ली और जाने का इरादा किया, क्योंकि उसे कई योद्धा स्तर के साधकों के पास आने का आभास हो गया था। उसे वहां से जल्दी निकलना था। काओ यिन का अंत निश्चित था। अब जाने का समय था। एक छलांग लगाकर वह वांग परिवार के परिसर की दीवार के बाहर की ओर भागा और रात के अंधेरे में गायब हो गया। 3 शंकाएं डू फैंग के काओ यिन के कमरे से निकलने के कुछ ही समय बाद एक आकृति काओ यिन के सामने प्रकट हुई। यह व्यक्ति काले रेशमी वस्त्र पहने हुए था, लगभग 60 वर्ष का प्रतीत हो रहा था और उसके चेहरे पर एक गरिमापूर्ण भाव था। कमरे में प्रवेश करते ही एक उच्च स्तरीय योद्धा साधक की अपार ऊर्जा पूरे कमरे में फैल गई। काओ यिन को देखकर उस व्यक्ति ने क्रोध से गुर्राते हुए पूछा, कौन हो? क्या तुम शू परिवार से हो? काओ यिन ने बड़ी मुश्किल से अपना चेहरा उस व्यक्ति की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसका मुंह थोड़ा सा खुला और खून थूकते हुए उसने हवा हवा कहा और फिर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और उस दिशा में देखा जिधर डू फैंग गया था। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं। उसकी आध्यात्मिक चेतना अपनी चरम सीमा तक फैली हुई थी और वह बेतहाशा खोजबीन कर रहा था। उसी क्षण कुछ और लोग कमरे में दाखिल हुए। बूढ़े व्यक्ति का क्रोधित चेहरा देखकर वे सब चौंक गए। जब पूर्वज नाराज होते थे तो उनका क्रोध असहनीय होता था। उन सभी ने आदरपूर्वक झुककर कहा, प्रणाम पूर्वज। यह व्यक्ति वांग परिवार का सर्वोच्च बुजुर्ग था, जो वर्तमान में जियाओ शहर में एकमात्र शेष उच्च स्तरीय योद्धा था। जैसे ही वे लोग पीछा करने के लिए कमरे से बाहर निकलने वाले थे, बूढ़े ने अपनी आंखें खोली और कहा, पीछा करने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। वह रुका और फिर बोला, ये कौन है? यह मेरे वांग परिवार में घुसकर किसी को कैसे मार सकता है? इसकी साधना का स्तर मुझसे कम नहीं होना चाहिए? ये सुनकर बाकी लोग चौंक गए। उनमें से एक लगभग 40 वर्ष का दिखने वाला एक युवा योद्धा बोला, क्या? कुलपति ने कहा कि उस व्यक्ति की साधना एक उच्च स्तरीय योद्धा के समान है। हमारे हॉर्न सिटी में तो ऐसा कोई साधक है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति अचानक कैसे प्रकट हो सकता है? दूसरे व्यक्ति ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा,
क्या ये लिन परिवार द्वारा हाल ही में नियुक्त किया गया कोई नया सहयोगी हो सकता है? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर होता तो हमें पता चल जाता। उसने जमीन पर पड़े काओ यिन की ओर इशारा करते हुए कहा। मरने से पहले उसने 2 बार हवा शब्द कहा था। आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब था? कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद मध्य स्तर के योद्धा की साधना वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। इस व्यक्ति ने चुपके से मेरे वान परिवार में घुसपैठ करके किसी की हत्या की और उसने काओ यिन को मारा, जो हाल ही में शू परिवार से अलग हुआ था। यह जरूर शू परिवार का काम रहा होगा। मुझे याद है कि उन्नति सम्मेलन के दौरान शू परिवार में फैंग ओप नाम का एक युवा मुखिया था। बाद में स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के युद्ध में इस व्यक्ति ने, जिसकी साधना का स्तर नौसिखिया योद्धा जैसा था, जियान हे को मार डाला, जो 4 स्वर्गीय तलवार नायकों में से एक था और मध्य स्तर के योद्धा की श्रेणी में था। उसने उस युद्ध में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। क्या यह वही व्यक्ति हो सकता है? यदि हाँ, तो संभव है कि उसने काओयिन को जल्दी मार डाला हो, लेकिन उसके पास वह उन्नत योद्धा साधना का स्तर नहीं हो सकता जिसका उल्लेख पूर्वज ने किया था। यह व्यक्ति वान परिवार का पूर्व मुखिया था, जिसने उन्नति सम्मेलन में डू फैंग को देखा था। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और फिर कहा, नहीं, मेरा मतलब ये था कि इस व्यक्ति की युद्ध शक्ति मुझसे कम नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसका साधना स्तर उच्च कोटि के योद्धा जैसा हो। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह व्यक्ति साधना के मध्य स्तर पर होना चाहिए। समान स्तर के साधक के लिए प्रतिद्वंद्वी को इतनी जल्दी मार गिराना बिल्कुल असंभव है। एक उच्च कोटि के योद्धा से जैसी उम्मीद थी, उसका अनुमान बिल्कुल सटीक निकला। वान परिवार के मुखिया चौंक गए और बोले, मध्यम स्तर का योद्धा? ये कैसे संभव है? 10 साल पहले उन्नति सम्मेलन में यह व्यक्ति केवल प्रारंभिक स्तर पर था। अब तक यह इतनी जल्दी मध्यम स्तर का योद्धा कैसे बन गया? इतनी तेजी अभूतपूर्व और आश्चर्यजनक है। ये सुनकर बाकी लोग भी चौंक गए और उन्होंने अपना अविश्वास व्यक्त किया। वान परिवार के मुखिया ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर वाकई यह वही व्यक्ति है, तो मामला थोड़ा पेचीदा लगता है। मेरी नाक के नीचे एक नौसिखिए योद्धा को मार डालना। अगर मैं कोई कार्रवाई भी करूं, तो शायद नतीजा वही होगा। परिवार के मुखिया द्वारा इस व्यक्ति का इतना भयावह वर्णन सुनकर वान परिवार के कई योद्धा स्तरीय विशेषज्ञ कुछ हद तक संशय में थे, लेकिन उनके मन में चिंता भी थी। हालांकि गहन चिंतन के बाद उन्हें एहसास हुआ कि कॉर्नर सिटी के नंबर 1 विशेषज्ञ परिवार के मुखिया के यहाँ होने से वान परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वान परिवार के मुखिया ने धीमी आवाज में कहा, शू परिवार को दिया गया समय जल्द ही समाप्त हो जाएगा, और तब हमें पता चलेगा कि यह व्यक्ति शू परिवार का सदस्य है या नहीं। वान परिवार के मुखिया ने भौहें चढ़ाकर कहा, पूर्वज, क्या हम काओ यिन की मृत्यु को यूं ही अनदेखा कर देंगे और इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे? वान परिवार के मुखिया ने गरजते हुए कहा, हम उस गद्दार का क्या फायदा जो निजी फायदे के लिए अपने मालिक को धोखा देता है? वो इस बार शू परिवार से भाग सकता है और अगली बार मेरे वान परिवार से भी भाग सकता है। क्या हमें उसका बदला लेना चाहिए? ये तो हास्यास्पद है। सब लोग तुरंत चुप हो गए। काओ यिन के कमरे से निकलते ही डू फैंग तुरंत पूरी रफ्तार से भाग निकला और जल्दी से वान परिवार के इलाके से निकल गया। उसे लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो, और वो समझ गया कि वह वान परिवार का उच्च पदस्थ योद्धा मुखिया है। उसे आश्चर्य हुआ कि वान परिवार का कोई भी सदस्य उसका पीछा क्यों नहीं कर रहा था। बाकी लोग शायद उसे पकड़ न पाए, लेकिन वान परिवार का मुखिया तो उसे पकड़ ही सकता था। वो उसका पीछा क्यों नहीं कर रहा था? जू परिवार के घर लौटकर डू फैंग अपने कमरे में बैठकर शाम की घटनाओं पर विस्तार से विचार कर रहा था। हर एक बात का बारीकी से विश्लेषण कर रहा था। इस गहन चिंतन ने उसे एक प्रश्न की ओर अग्रसर किया। पहला, वान परिवार के मुखिया की उच्च स्तरीय योद्धा साधना को देखते हुए वो उसे वान परिवार में घुसपैठ करते और प्रथम मंडप के इतने करीब आते हुए कैसे नहीं देख पाया? और अगर उसने देखा था, तो उसने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? दूसरी बात, यह असंभव है कि वान परिवार के मुखिया ने मुझे काओ यिन की हत्या करते हुए न देखा हो, लेकिन वह मुझे रोकने के लिए समय पर क्यों नहीं आए? काओ यिन को सफलतापूर्वक मारने और कमरे से बाहर निकलने के बाद ही वो क्यों प्रकट हुए? तीसरी बात, उन्होंने बाद में मेरा पीछा क्यों नहीं किया, बल्कि मुझे वान परिवार से जाने क्यों दिया? डू फैंग ने इन तीनों सवालों पर काफी देर तक विचार किया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। जब उन्हें इसका हल नहीं मिला, तो उन्होंने इस बारे में सोचना बंद करने और वान परिवार की अगली कार्रवाई देखने का फैसला किया। अगले दिन डू फैंग ने जू जिमू को इसके बारे में बताया। ये सुनकर कि डू फैंग ने वास्तव में वान परिवार में घुसपैठ करके काओ यिन को सफलतापूर्वक मार डाला था, जू जिमू आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों हुए, और उन्हें डू फैंग की क्षमताओं का और भी स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हुआ।
जू परिवार द्वारा इस संकट से सफलतापूर्वक उबरने पर जू जिमू मुस्कुराए और डू फैंग का अत्यंत सम्मान किया। उन्होंने तुरंत पूरे कुल में घोषणा की कि गद्दार काओ यिन मर चुका है, और यह खबर सुनकर जू परिवार के सभी सदस्यों का मनोबल बढ़ गया। हालांकि डू फैंग ने अपने तीनों सवाल जू जिमू से भी साझा किए। ये सुनकर जू जिमू को काफी अजीब लगा और बहुत सोचने के बाद भी वह इसका जवाब नहीं ढूंढ पाया। लाचार होकर वह केवल इंतजार करने को तैयार था। साथ ही उसने जू परिवार की सुरक्षा को मजबूत किया और वांग परिवार की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने और जानकारी जुटाने के लिए और अधिक लोगों को भेजा। लिन और वांग परिवारों की ओर से अंतिम चेतावनी का समय तेजी से नजदीक आ रहा था। केवल 10 दिन बचे थे। डू फैंग को लगा कि वह चुपचाप बैठकर इंतजार नहीं कर सकता, उसे कुछ कार्रवाई करनी ही होगी। इसके कुछ ही समय बाद जियाओ चेंग में ये खबर फैल गई कि 1 महीने पहले जू परिवार के एल्डर काओ वांग परिवार में शामिल हो गए थे, लेकिन कुछ ही समय बाद रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उनकी हत्या वांग परिवार के परिसर के अंदर ही की गई थी और वांग परिवार को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था। हालांकि जू परिवार की संलिप्तता का संदेह था, लेकिन इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें इस मामले को छोड़ना पड़ा। इस खबर के सामने आने के कुछ ही समय बाद एक और अफवाह फैली कि जू परिवार ने गुप्त रूप से एक शक्तिशाली बुजुर्ग को शरण दी हुई थी, जिसने एल्डर काओ की हत्या की थी। एक तीसरी खबर यह भी है, इसमें कहा गया है कि जियाओ चेन के शीर्ष विशेषज्ञ वांग परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग ने एक बार काओ यिन की हत्या करने वाले रहस्यमय व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वह न केवल प्रतिद्वंद्वी को रोकने में असफल रहे, बल्कि उन्हें मामूली चोट भी आए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको इस कहानी का अगला भाग सुनना है तो अभी पॉकेट एफएम पर जाएं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वहीं से पूरी कहानी का आनंद लें। अगर कहानी पसंद आए तो पॉकेट एफएम ऐप पर इसे 5 स्टार रेटिंग देना न भूलें। धन्यवाद। अध्याय 21।